मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर गैस लॉ जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, बोल्स लॉ हमने पढ़ा था, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गे-लुसाक्स लॉ हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था। ठीक है, और एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी गैस के अगर हम इक्वल वॉल्यूम्स ले रहे हैं तो जो गैसेस हैं उनके जो इक्वल वॉल्यूम्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कि अगर डिफरेंट गैसेस हैं, दोनों के हमने 2 लीटर अगर वॉल्यूम लिया है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे दोनों के बराबर रहेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, where n is equal to number of moles। ये एवोगैड्रोस लॉ के नीचे लिख लेना, जो डेफिनेशन लिखी थी उसके अंदर उसके नीचे लिख लेना कि V is directly proportional to n is number of moles। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आपने फर्स्ट जो चैप्टर था, फर्स्ट जो यूनिट है केमिस्ट्री की, उसमें आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, कि इतना सब्सटेंस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो मास इन ग्राम्स मतलब जो मास हमें गिवन होगा, कह रहा है कि 10 ग्राम ऑक्सीजन है, 10 ग्राम नाइट्रोजन है, 50 ग्राम हाइड्रोजन है, 50 ग्राम H2 है, कुछ भी है, वो जो हमें मास दे रहा है वो है गिवन मास या मास इन ग्राम्स, जो ग्राम्स में मास हमें प्रोवाइड कर रहा है। और मोलर मास उस मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, उस गैस का मास कितना होगा। जैसे आपको दिया CO2, तो कार्बन या हमें दिया CH4, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 हमने कर दिया। हाइड्रोजन का होता है 1, ऐड कर दिया, ये कितना आ जाएगा 16। तो मोलर मास CH4 का, मीथेन का कितना हो गया 16। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम, और ये इसकी जो यूनिट होती है ग्राम पर मोल, तो क्या हो गया 16 ग्राम पर मोल, मोलर मास है ये। क्या हमारे पास है, मोलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो कि मॉलिक्यूल का जो मास है वो आ जाएगा 16, उसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं और AMU या U केवल यूनिट ये भी लगा सकते हैं। ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो मोलर मास है उसकी यूनिट आपको याद रखनी है, ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, 12 प्लस 16 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास हो गया। तो मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लिख लेना उसके अंदर। अब हम आगे देखेंगे, इसका हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब तक हमने जितने भी गैस लॉ पढ़े थे उसके अंदर हमने देखा था कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट है, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहीं प्रेशर कांस्टेंट है, कहीं दोनों टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम कोई ना कोई इफेक्ट देख रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का एक दूसरे से हम रिलेशन देख रहे हैं। जब हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट हम एक दूसरे के साथ देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं कि उनके बीच में कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। आइडियल गैस इक्वेशन में कोई भी जो हम कहते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होती है। कोई भी मेजरमेंट जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसके अंदर सभी का इफेक्ट हम एक साथ देखेंगे। तो द इक्वेशन व्हिच गिव्स द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द वॉल्यूम इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें हम साइमल्टेनियस इफेक्ट देखेंगे, मतलब एक साथ इफेक्ट देखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का, किस पर, वॉल्यूम पर। किस पर, वॉल्यूम पर। ठीक है, वो कौन सी इक्वेशन होगी, आइडियल गैस इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ये क्लियर करती है इक्वेशन। न्यूमेरिकल साइंस के काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आगे हम पढ़ेंगे फिर रियल गैस इक्वेशन, वो क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन के जो ड्रॉबैक्स है वो क्या रह जाएंगे। मतलब काफी इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन। अगर ये इस चैप्टर में आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। एग्जामिनर, कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली पूछता है आइडियल गैस इक्वेशन से, बताओ क्या होती है, लिख के बताओ।
ठीक है, तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो द इक्वेशन विच गिव्स द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द वॉल्यूम इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसको कैसे डिराइव करेंगे वो देखते हैं। तो देखो हमने पढ़ा है बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ा है? बॉयल्स लॉ। इसमें क्या है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके बाद हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां प्रेशर कांस्टेंट था, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। और एक हमने पढ़ा है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ। इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये किस पे होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे। ये भी आप एवोगैड्रोस लॉ के में लिख लेना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और उसके आगे लिख लेना एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि इसके अंदर जो आपका टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर इन तीनों को हम कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा? V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/P इंटू T इंटू N, ऐसा ही होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P T इंटू N। ठीक है, और यहां से मैं लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू R/P इंटू T इंटू N। R क्या है हमारे पास? कांस्टेंट हो गया, वेयर R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, या इसको हम चलो बाद में डिस्कस करेंगे। R क्या है हमारे पास? ठीक है, तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? PV इज इक्वल टू N R T, PV इज इक्वल टू N R T। और ये क्या आपके पास? आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, काफी इंपॉर्टेंट है। PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है हमारे पास? इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, जो यूनिट वाइज चेंज हो जाती है। ठीक है, कि हम अगर डिफरेंट यूनिट्स ले रहे हैं, हम प्रेशर के साथ जैसे चेंज होती है। अगर हमने प्रेशर लिया है बार के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो स्लाइटली चेंज रहेगी। ठीक है, तो मतलब है तो वो फिक्स ही। जब हम यूनिट चेंज करेंगे, सेंटीमीटर है, मीटर क्यूब है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में तो डिफरेंस होता है। ठीक है, किलोमीटर में डिफरेंस होता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास प्रेशर है, उसकी डिफरेंट यूनिट्स है, तो उसकी वजह से इस R की जो वैल्यू है वो स्लाइटली चेंज रहेगी। हर प्रेशर की यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगी, तो वो हम आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन R क्या हमारे पास? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और P क्या आपके पास? प्रेशर है। V वॉल्यूम है। V क्या है? वॉल्यूम है। N नंबर ऑफ मोल्स, N नंबर ऑफ मोल्स, एंड T क्या आपके पास है? टेम्परेचर। T क्या आपके पास है? टेम्परेचर है। और ये हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या हो गई? आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट का यूज किया R। हम सिंपली K लिखते हैं, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? R। और R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब R की वैल्यू क्या होगी? यूनिट्स क्या होंगी R की, वो देखते हैं। अगर हम बात करें वैल्यू की और यूनिट की, तो R की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0.821, 0.83, 8.314, लेकिन इनकी जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग होंगी। R की वैल्यू है 0.821, तो इसकी जो यूनिट है वो है लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, मतलब जो वॉल्यूम है वो लीटर में दे रखा है और जो आपके पास प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में दे रखा है। ठीक है,
यहां अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रेशर है वो तो दे रखा है बार में, और जो आपका वॉल्यूम है वो दे रखा है लीटर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। किसके अंदर दे रखा है? डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। केल्विन टेम्परेचर की और नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये जो है आर की वैल्यू, ये हम जब एनर्जी की जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर भी हम एक आगे देखेंगे इक्वेशंस हम पढ़ेंगे जो हम आर का यूज करेंगे। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो वहां जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी जो है वो जूल में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो जूल होती है एनर्जी की यूनिट, ठीक है। तो उसके लिए जो वैल्यू हम यूज करेंगे वो होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। या आर की जो वैल्यू है ना वो ये भी हो सकती है 8.314 किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ये भी एक आर की यूनिट हो सकती है कि जब हमें प्रेशर जो है ना वो किलो पास्कल में दे दिया और जो वॉल्यूम है वो किस में दे दिया? डेसीमीटर क्यूब के अंदर। किसके अंदर दे दिया? डेसीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। तो भी आर की वैल्यू ये ही रहेगी। तो ये हम हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू पुट करेंगे कि हमें प्रेशर किस फॉर्म में दे रखा है और वॉल्यूम किस फॉर्म में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हो सकती हैं आर की और उसकी यूनिट, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ऐसे ही देख लेंगे कि हाँ बार मिलेगा हमें डेसीमीटर क्यूब मिल जाएगा तो ये यूनिट लगा देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, ऐसा नहीं। जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है उससे हम और क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो देखेंगे अभी। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास कि हम डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से और मोलिकुलर मास भी। कैसे करेंगे? हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। n क्या आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। m क्या है? मास इन ग्राम्स, ठीक है, मास इन ग्राम्स। और कैपिटल M क्या है आपके पास? मोलर मास। ये क्या आपके पास? मोलर मास, ठीक है। तो और ये ही होता है आपके पास मोलिकुलर मास। ये क्या होता है? मोलिकुलर मास। ये उसी के बराबर होता है, बस यूनिट का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। मोलर मास एंड मोलिकुलर मास। तो m स्मॉल m तो क्या है? मास इन ग्राम्स, और कैपिटल M क्या है? मोलर मास। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? PV इज इक्वल टू m अपॉन m RT। n की वैल्यू मैंने रख दी m अपॉन m, ठीक है। अब यहां से मुझे डेंसिटी निकालनी है। कैसे करूंगा वो देखो। मैंने क्या किया, इस वॉल्यूम को मैं उधर ले गया, तो ये हो गया m अपॉन v इंटू r इंटू t अपॉन कैपिटल M। मैंने v को m के नीचे रख दिया और RT अपॉन m, ठीक है। अब डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां हमारे पास है, तो इस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू D इंटू R T डिवाइडेड बाई M। R इंटू T डिवाइडेड बाई, डेंसिटी किसके इक्वल हो गई? मास अपॉन वॉल्यूम के, ठीक है। डेंसिटी किसके इक्वल होगी? मास अपॉन वॉल्यूम के। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं? अब मुझे डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो डेंसिटी अब किसकी इक्वल हो जाएगी? P के, इस m को इधर ले जाऊंगा तो P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PM डिवाइडेड बाय R इंटू T, R इंटू T। तो ये किसकी इक्वल हो गया? डेंसिटी के। इस तरीके से लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT, PM अपॉन RT, कैसे भी कर लो। तो ये हमारे पास डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब मुझे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं यहाँ से कि जो मोलर मास आएगा, जो मोलिकुलर मास होगा वो किसके इक्वल होगा? डेंसिटी इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई P, डिवाइडेड बाय P। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास,
क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास। ठीक है, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा, N/V इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई P। मैंने डेंसिटी की जो वैल्यू है वो रख दी, डेंसिटी की M/V आएगा, सॉरी क्या होगा, M/V इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय V इंटू P डिवाइडेड बाय V इंटू P। तो ये क्या हो गया, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास और डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे, वो हम देखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको समझना है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है, कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ O2 were introduced in an evacuated vessel of 5 liter capacity maintained at 27 degrees Celsius. Maintained at 27 degrees Celsius. Calculate pressure in atmospheres. Calculate the pressure in atmospheres. प्रेशर जो है वो हमें एटमॉस्फेयर, मतलब ये उसकी यूनिट बता दी कि एटीएम एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। ठीक है, बार में या पास्कल्स में हमें नहीं पूछ रहा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ये आपको पहले जरूर लिखनी है, किसी भी न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला उसमें जो यूज होगा वो आपको जरूर मेंशन करना चाहिए। अभी आप पहले ये लिख सकते थे कि क्या क्या आपको गिवन है, उसके बाद फॉर्मूला लिख सकते थे, लिखना जरूर है, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो हमें प्रेशर तो कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 5 लीटर, कितना दे रखा है 5 लीटर, और टेम्परेचर हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो किससे क्या ऐड कर देंगे, 273, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। तो हमारे पास वॉल्यूम है, T है, N की वैल्यू नहीं पता और R की। N की वैल्यू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें ऑक्सीजन का दे रखा है 10 ग्राम, और इसका जो मोलर मास है वो होता है 32, O2 का। ऑक्सीजन का तो 16 होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हो, 2 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, तो कितना हो गया 32। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें R की वैल्यू लिखनी है, किसकी वैल्यू लिखनी है, R की। तो देखो हमें वॉल्यूम तो दे रखा है लीटर में, और हमें प्रेशर किस में निकालना है, एटमॉस्फेयर में। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, 0.0821, 0.0821। ठीक है, ये हो जाएगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब वैल्यू पुट कर दो, P तो हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम मुझे दे दिया 5 लीटर, और N की जो वैल्यू है वो क्या है, M/M, तो ये क्या हो गया 10/32। R की वैल्यू 0.0821, 0.0821, और टेम्परेचर मुझे दे दिया 300 केल्विन। तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10/32, 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाय 5। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 1.54 एटमॉस्फेयर, 1.54 एटमॉस्फेयर। आप सोल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, हमारे पास है 0.0821, तो आप यहाँ 0.0821 लिख के कर सकते हो, 0.082 करके भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ पॉइंट्स में हो सकता है डिफरेंस हो कि 4 की जगह 3 आ जाए, और ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो आप 1 को हटा भी सकते हो या 1 को लगा के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब डिवाइड और मल्टीप्लाई है, अब जिस स्टूडेंट को डिवाइड और मल्टीप्लाई आता है वो तो कर लेगा। अब जिसने लोअर क्लासेस में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा वो नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल आसान है, केवल आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। अगर ये अच्छे से आता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज प्लेस्ड इन 5 लीटर कंटेनर एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड बॉयल्स कांस्टेंट।
फाइंड बॉयल्स कांस्टेंट। 8 ग्राम मीथेन है, 5 लीटर कंटेनर के अंदर रखी है 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो मतलब हमें वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा 300 केल्विन। और 8 ग्राम मीथेन दे रखा है, मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, एन हम निकाल सकते हैं 8 अपॉन, और मीथेन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है CH4, तो ये कितना आएगा 16 आ जाएगा, 1/2 दैट इज 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। अब कह रहे हैं फाइंड बॉयल्स कांस्टेंट। बॉयल्स कांस्टेंट क्या होता है, तो बॉयल्स कांस्टेंट जो है वो होता है पीवी, पीवी इज इक्वल टू बॉयल कांस्टेंट, ये बॉयल्स कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है पीवी। क्यों, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वॉल्यूम या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, P is equal to K into 1/V and that is PV is equal to K, और K क्या आपके पास कांस्टेंट है, तो बॉयल्स कांस्टेंट क्या हो गया, PV हो गया। क्या हो गया, PV हो गया। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है PV की, तो PV is equal to nRT, n की वैल्यू होगी आपके पास 1/2 या 0.5, R जो है अब हम यहाँ जो यूज करेंगे 0.0821, मतलब हम और भी कुछ कर सकते थे, हमें जो प्रेशर है वो उसकी यूनिट नहीं दे रखी तो हम कुछ भी यूज कर सकते, लेकिन हम ये यूज कर लेंगे, हमारा जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा लीटर में और प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो R और T की वैल्यू है 300, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 12.315। कितना हो जाएगा, 12.315 लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, पीवी की। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में और प्रेशर एटमॉस्फेयर में। अगर ये वैल्यू हम चेंज कर देते तो हमारा जो प्रेशर है वो बार में भी आ सकता था या पास्कल में भी, और जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में भी आ सकता था। ठीक है, वो हमारी इस आर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने ये ले ली तो हमारे लीटर और एटमॉस्फेयर में आ गया। तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी 1.56 ग्राम पर लीटर एट 745 mm प्रेशर एंड 65 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। कह रहा है कोई गैस है, उसकी डेंसिटी हमें दे रखी है इतने प्रेशर के ऊपर, 745 mm प्रेशर के ऊपर और 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये क्या दे रखा हमें, टेम्परेचर दे रखा है। तो हमें टेम्परेचर कितना दे दिया, 65 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हो जाएगा आपके पास 338 केल्विन। कितना हो जाएगा, 338 केल्विन। ठीक है, और हमें जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 740 mm। कितना, 745 mm। कितना दे रखा है, 745 mm। अब हमने जो आर की वैल्यू देखी थी उसमें हमारे पास जो प्रेशर था वो बार में था, एटमॉस्फेयर में था और पास्कल या किलो पास्कल में था। यहां तो ऐसी कोई भी वैल्यू हमने नहीं देखी थी mm के अंदर, तो लेकिन अब इसको हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमें mm में प्रेशर दे रखा है तो उसको हम 760 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो प्रेशर है अब वो हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। किसमें हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में। जब मैं इसको 760 से डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा, 760 से। ठीक है, 760 mm हमने देखा था कि जो हम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं वो होता है 760 mm। ठीक है, उसका मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से कितने एटमॉस्फेयर आएगा, 745 दे रखा है, उसको मैं 760 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे प्रेशर पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया। आर की जो वैल्यू है अब वो कितनी हो जाएगी, 0.0821। कितनी हो जाएगी, 0. हमें प्रेशर पता है। ठीक है, और हमें अब जो वॉल्यूम है वो देखो, यहाँ हमें डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर लीटर में, मतलब जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, तो हम ये यूनिट यूज कर सकते हैं, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, उसके लिए 0.0821 वैल्यू होती है। तो अब हमने डेंसिटी के साथ क्या इक्वेशन देखी थी, D इज इक्वल टू किसके इक्वल था, PM डिवाइडेड बाय RT, PM डिवाइडेड बाय RT।
ये इक्वेशन हमने देखी थी। और यहाँ से m की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, d इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई पी। अब मुझे डेंसिटी दे रखी है 1.56, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.56 और इसकी वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर हमारे पास है 338 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर हमारे पास आएगा 745 डिवाइडेड बाय 760, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से। ये मैंने आगे रिप्रेजेंट कर दिया जस्ट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास की। और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 44.2 यूनिट्स, 44.2 यूनिट्स, यू लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से हम जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। आर की वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आप क्या प्लेस कर रहे हो, उसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको प्लेस करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस में भी गिवन भी होंगी कि आर की वैल्यू ये यूज करनी है, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे, इसके न्यूमेरिकल्स आपको करने, असाइनमेंट मिलेगा जिस वो आपको सोल्व करना होगा, ठीक है। अगर आज जो करवाया इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहे तो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।